नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और हमारी पर्यावरण की टेस्ट सीरीज है, इसमें स्वागत है आपका। और रीट 2017 का जो पेपर हुआ था उसको आज सॉल्व करेंगे, जो पर्यावरण लेवल फर्स्ट, और उसको आज विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। और उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 30 क्वेश्चंस आए थे, 30 क्वेश्चंस आते हैं, उनको आज डिस्कशन करेंगे और देखेंगे। तो विद विस्तार से करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको आंसर बता दिया इसका आंसर ये होता है चलो दूसरा क्वेश्चन, नहीं, उसको विद डिटेल में विद एक्सप्लेनेशन विस्तार से सारे चीज़ों को अपन बताया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। तो ये अपनी क्लास आज 30 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और रीट 2017 में आए हुए जितने क्वेश्चन आए हुए हैं ईवीएस लेवल फर्स्ट में 30 क्वेश्चन, उनको सारे क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करेंगे। और टेस्ट सीरीज समझ लो ये। और अपनी ये विस्तार से चलेगी और ये लंबी भी क्लास चली रहेगी, क्योंकि 30 से विस्तार से पढ़ेंगे तो लगभग 1 घंटे की अपनी क्लास रहेगी और पूरी विस्तार से रहेगी। तो चलो, सबसे पहला अपना जो क्वेश्चन है बोर्ड पर दिख रहा होगा, आपको डिस्प्ले पर भी दिख रहा होगा कि राजस्थान का राज पक्षी कौन सा है। राजस्थान का राज पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का राज पक्षी कौन सा है, आप आंसर दीजिएगा। तो देखो, राजस्थान का राज पक्षी कौन सा है, वो 4 ऑप्शन दिए हैं और आप कमेंट्स बॉक्स में भी कमेंट्स करते रहिएगा और हम इसको आंसर से बताते रहेंगे। देखो, राजस्थान का जो राज पक्षी कौन सा है, घोड़ावड़ है, मोर है, गिद्ध है या सारस है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन को अपन ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा कि राजस्थान का राज पक्षी कौन सा है। तो देखो, अपना सही आंसर होगा कि राजस्थान का राज पक्षी कौन सा है। तो राजस्थान का राज पक्षी कौन सा है, घोड़ावड़ है। घोड़ावड़ ग्रेट, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेट इंडियन वस्टर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन वस्टर्ड बोलते हैं। और ये बड़े आकार का पक्षी है। ये क्या है? ये बड़े आकार का पक्षी है जो भारत के कहाँ पर पाया जाता है, जो भारत के राजस्थान तथा सीमावर्ती पाकिस्तान में पाया जाता है। और बड़े आकार के होने के कारण क्या है, इसका आकार बहुत बड़ा होने के कारण यह शुतुरमुर्ग जैसा दिखाई देता है। उड़ने वाले पक्षियों में यह सबसे वजनी पक्षियों में से है। ये उड़ने वाले में सबसे क्या है, वजनी, सबसे वजन इसमें भारी वजन वाला पक्षियों में से है। इसे सोहन चिड़िया भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सोहन चिड़िया। देखो क्या बोलते हैं, सोहन चिड़िया। सोहन चिड़िया भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? सोहन चिड़िया भी बोलते हैं। हुकना गुरायन बोलते हैं। हुकना क्या बोलते हैं? हुकना और गुरायन। हुकना, देखो, हुकना गुरायन के नाम से भी क्या इनको जाना जाता है। इसके नाम से भी क्या इसको जाना जाता है। ठीक है ना। और राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। और ये सब, अगर ये क्वेश्चन आ जाए राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं, तो अपना आंसर रहेगा कि ये राजस्थान के डेजर्ट, कहाँ पर, डेजर्ट, डेजर्ट नेशनल पार्क है। डेजर्ट नेशनल पार्क है। डेजर्ट नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क, ये सबसे ज्यादा डेजर्ट नेशनल पार्क में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कौन से? घोड़ावड़ पक्षी पाए जाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, घोड़ावड़ की शरणस्थली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोड़ावड़ की शरणस्थली कहा जाता है। घोड़ावड़ की क्या कहलाता है? देखो, घोड़ावड़ की शरणस्थली कहा जाता है। शरण, देखो, शरणस्थली कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? शरणस्थली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरणस्थली कहा जाता है। देखो, लिखने में ध्यान मत देना, या सिटी वाला से आएगा। शरणस्थली कहा जाता है। और ये सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? डेजर्ट नेशनल पार्क है राजस्थान के, और सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है घोड़ावड़। और ये वजन में बहुत भारी होता है। और ये भारत के राजस्थान तथा सीमावर्ती इलाकों में पाया जाता है। और इसे सोहन चिड़िया, हुकना और गुराइन के नाम से भी जाना जाता है।
तो अपना इसमें ये वाला ही आंसर है, ये वाला आंसर है। तो इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से अपन इसको करेंगे। तो ये अपन ने बहुत डिटेल में समझाया, इस तरीके से अपन चलेंगे। और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन चल देते हैं। अब देखो ये दूसरा प्रश्न है कि इनमें से क्या करना है, सुलेमित करना है। क्या करना है, सुलेमित करना है। और फिर इसके नीचे क्या दिए होंगे, 4 ऑप्शन दिए हैं, उनको सही पता करना है। ठीक है ना। तो देखो इसमें कौन सा सही है, सुमेलित है जो सही लिखा हुआ है वो पहचान करना है। देखो सबसे पहला ऑप्शंस देख लीजिए, बॉम्बे नेचुरल कहां पर है, ये नई दिल्ली हिस्ट्री सोसाइटी में है। बी ऑप्शन है भारतीय वनस्पति कोलकाता सर्वेक्षण, भारतीय वन्य जीव कोयम्बटूर है संस्थान, और राष्ट्रीय वनस्पति जोधपुर अनुसंधान संस्थान। कौन सा उसमें सुमेलित है, तो अपना आंसर सही हो जाएगा कौन सा वाला, बी वाला आंसर। कौन सा वाला आंसर सही है अपना, बी वाला आंसर सही है। और बी वाला देखो, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण भारत सरकार के वन पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक वनस्पति विज्ञान संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1897 में ब्रिटिश राज्य के समय हुई थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के पादप संसाधनों का सर्वेक्षण करना था। यह कोलकाता में स्थित है। ये कहां पर स्थित है, कोलकाता में स्थित है। ये कहां पर स्थित है, कोलकाता में स्थित है। तो देखो, और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण भारत सरकार के वन पर्यावरण मंत्रालय के अधीन वनस्पति वैज्ञानिक संस्था है। चलते हैं इस तरह अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये रहा अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि निम्न में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है। जल्दी से आंसर बताइएगा कि कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है। सबसे पहले उल्टे डी पे से ले लेते हैं, सौर ऊर्जा। क्या सौर ऊर्जा को नवीनीकरण किया जा सकता है? पवन ऊर्जा को क्या नवीनीकरण ऊर्जा है, या जीवाश्म ईंधन, या जल विद्युत? आंसर दीजिए। तो देखो कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है। सौर ऊर्जा को नवीनीकरण किया जा सकता है, दोबारा से पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। पवन ऊर्जा को भी उत्पन्न किया जा सकता है, जल विद्युत को भी नवीनीकरण पुनः किया जाता है। लेकिन जीवाश्म ईंधन एक बार जल गया, जीवाश्म ईंधन उसको दोबारा से नवीनीकरण उसका नहीं किया जा सकता। जीवाश्म ईंधन क्या है, एक प्राकृतिक ईंधन है। जीवाश्म ईंधन क्या है, एक प्राकृतिक ईंधन है। और इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, 65 करोड़ वर्ष पूर्व जीवों के जलकर उच्च दाब और ताप में दबने से हुई है। क्या हुई है, जीवाश्म ईंधन एक प्रकार का प्राकृतिक ईंधन है। इसकी उत्पत्ति कब हुई है, 65 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी, और जीवों के जलकर उच्च दाब और ताप में दबने से हुई। यह ईंधन पेट्रोल, डीजल, घासलेट आदि के रूप में होता है। क्या होता है, ईंधन जो प्राप्त होता है जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। पेट्रोल, डीजल और घासलेट, यानी जिसको मिट्टी का तेल, और कभी कभी गाँव में घासलेट को लंपी भी बोल देते हैं, के रूप में होता है। इसका उपयोग वाहन चलाने में, खाना बनाने में उपयोग किया जाता है। और क्या होता है, ये मुख्यतः नदी या झील के बहुत नीचे होते हैं, जहां ये बहुत उच्च ताप और दाब के कारण ईंधन बन जाते हैं, जिसमें ये अलग अलग परत के रूप में होते हैं। एक बार इसका उपयोग करने के पश्चात इसके दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से अपने बहुत विस्तार में बताया। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। कौन सा आंसर अपना सही है इसमें, जीवाश्म ईंधन पहला वाला आंसर अपना सही है। कौन सा आंसर सही है, जीवाश्म ईंधन को दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अब देखो परितत्व शब्द का गठन किसने किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये पर्यावरण में
पूछा जाता है। और तो देखो, परतंत्र शब्द का गठन किसने किया? हीकल ने किया, हमबोल्ट ने किया, टेंसले ने किया या ऑडम ने किया। चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि परतंत्र शब्द का गठन किसने किया। आंसर दीजिएगा जल्दी से। तो देखो, परतंत्र शब्द का गठन किसने किया? परतंत्र शब्द का गठन टेंसले ने किया। कौन सा ऑप्शन सही है अपना? सी वाला, कि परतंत्र शब्द का गठन किसने किया? टेंसले ने किया था। और पारतंत्र, पारतंत्र या पार्थिक तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है। पार्थ जो दिया हुआ है पारतंत्र या पार्थिक तंत्र क्या है? एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी क्या आते हैं? एक विशेष क्षेत्र के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। परतंत्र शब्द का गठन ब्रायन टिंसले ने किया था। किसने किया था? ब्रायन। इसका फुल फॉर्म पूरा नाम क्या है? ब्रायन टेंसले। ब्रायन टेंसले क्या किया था? ब्रायन टेंसले ने किया था। परतंत्र शब्द का गठन किसने किया था? ब्रायन टेंसले ने किया था, जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास डलास में भौतिकी के प्रोफेसर थे। जो कहां पर थे? जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास डलास में भौतिकी के प्रोफेसर थे, और इन्होंने पर्यावरण और परिस्थिति पर बहुत सारे शोध किए हैं। क्या किए? बहुत सारे शोध किए हैं। तो इस तरह से अपना इसमें सी वाला आंसर है। और अब चलते हैं अपना पांचवें वाले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा वाला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? कौन सा है? बेंगलुरु, मैसूर, श्रीनगर और मसिनराम। आंसर दीजिएगा जल्दी से कि भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। अपना आंसर रहेगा मासिनराम, कि भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम है। और भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के पूर्व खासी पर्वतीय जिले में बसा एक गांव है। शिलांग से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह गांव क्या है? शिलांग से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह गांव अपनी 11,872 किलोमीटर वार्षिक वर्षा यानी 40.4 इंच वार्षिक वर्षा के साथ पृथ्वी पर स्थित सबसे नम्य स्थान है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा इसी स्थान पर होती है। तो मानसराम भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के पूर्व खासी पर्वतीय जिले में बसा क्या एक गांव है। कहां पर? पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के पूर्वी खासी पर्वतीय जिले में बसा एक क्या गांव है? और ये शिलोंग से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह गांव अपनी 11,872 किलोमीटर यानी कि 40.4 इंच वार्षिक वर्षा के साथ पृथ्वी पर स्थित नम्य स्थान है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा इसी स्थान पर होती है। तो अपना कौन सा आंसर है? डी वाला इसमें आंसर सही है। अगला प्रश्न देखो, पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है। अपन ऐसे विस्तार से करेंगे और बहुत स्लो इसको टेस्ट सीरीज को चलाएंगे, ठीक है ना। और 30 क्वेश्चनों को अपन करेंगे कि पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है क्या है? भूमि है, वायु है, पौधे हैं और जल। देखो, पर्यावरण के जैविक घटकों में कौन कौन से सम्मिलित हैं? तो देखो, भूमि, वायु, जल तो पर्यावरण के जैविक घटकों में सम्मिलित नहीं है। क्या है? पर्यावरण के जैविक घटकों में पौधे सम्मिलित हैं। क्या सम्मिलित है? पौधे सम्मिलित हैं। तो ये वाला अपना आंसर हो जाएगा, ये पौधे हैं। तो ये अपना पौधा वाला आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन कि मिनी माता रोग का संबंध निम्न में से किससे है। इससे देखो, पहले वाला क्वेश्चन कौन सा था? सी वाला था। और अब इसको ले लेते हैं अपन, मानी माता रोग का संबंध निम्न में से किससे है। मानी माता रोग का संबंध निम्न में से किससे है?
मीना माता, सीडी प्रदूषण, SO2 प्रदूषण, HG प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिएगा कि मीना माता रोग का संबंध निम्न में से किससे है। इसमें देखो कौन सा आंसर हो जाएगा अपना। ये वाला आंसर हो जाएगा। और मीना माता रोग प्रथम बार कहां पर देखी गई? जापान के मीना माता शहर के कुमामोटो प्रीफेक्चर में 1956 में पाया गया था। और मिनी माता नाम किस पर पड़ा? ये जापान का एक शहर था जिसका नाम मिनी माता था। और शहर के कुमामोटा फ्रैक्चर में प्रीफेक्चर में 1956 में क्या ये रोग पाया गया था। यह बीमारी सीसा कॉरपोरेशन की केमिकल फैक्ट्री से मिथाइल मरकरी गैस के नवरस रिसाव के कारण उत्पन्न हुई थी। एचजी क्या मरकरी बोलते हैं इसको? मरकरी के रिसाव के कारण क्या हुआ था? मरकरी गैस के अनवरत रिसाव के कारण 1932 से 1968 के बीच में रिसाव के कारण उत्पन्न हुई थी। और मीना माता की खाड़ी और सिरनुई समुद्र में मिल रही थी, जिसके जरिए ये मछलियों और सेलफिश में सैली और उन मछलियों व सेलफिशों को खाने के पश्चात क्या हुई थी? नागरिकों में फैल गई थी, है ना। तो ये इसका सही डिटेल में अपने विस्तार बताया। तो चलते हैं आप अगले प्रश्न की तरफ। देखो, निम्न में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है? आंसर दीजिएगा जल्दी से। फिल्म स्ट्रिप, ये पर्यावरण पैडागोज कोई शिक्षण शास्त्र का क्वेश्चन है। तो निम्न में से अप्रेक्षित शिक्षण सामग्री कौन सी है? अप्रेक्षित, चित्र विस्तारक यंत्र, स्लाइड या चार्ट या फिल्म स्ट्रिप। आंसर दीजिएगा। तो देखो, अपन पर्यावरण की शिक्षण शास्त्र की टेस्ट सीरीज चलाएंगे, थ्योरेटिकल भी चलाएंगे, उसमें विस्तार से पढ़ेंगे। फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण कितने प्रकार में किया गया है। शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण 3 प्रकार के तरीकों के आधार पर किया गया है। पहला है प्रक्षेपित सहायक सामग्री, दूसरा है अप्रेक्षित सहायक सामग्री, और तीसरी है अनुभव आधारित सहायक सामग्री। ठीक है ना। और अप्रेक्षित सहायक सामग्री में कौन कौन से शामिल हैं? अप्रेक्षित में क्या कौन कौन शामिल है? चौक आता है, चौक बोर्ड आता है, फेल्ट बोर्ड आता है, बुलेटिन बोर्ड आता है, फोटोग्राफ पोस्टर आते हैं, मानचित्र आते हैं, चार्ट आते हैं, ग्लोब आते हैं, नमूने और व्याख्या सहित पाठ्य पुस्तकें आदि आती हैं, ठीक है ना। तो अपना इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? इस हिसाब से बी वाला आंसर हो जाएगा, जिसमें चार्ट भी है, ग्लोब भी है, फोटोग्राफ भी है, पोस्टर भी है, बुलेटिन बोर्ड है, फेल्ट बोर्ड भी है, चौक बोर्ड भी है, आदि सब चीजें किस में आते हैं? अप्रेक्षित में आते हैं ना। अप्रेक्षित चौक आता है, पोस्टर आता है, चौक बोर्ड बोलते हैं इसको, चौक बोर्ड बोलेंगे, फेल्ट बोर्ड बोलेंगे, फेल्ट बोर्ड भी आता है, बुलेटिन बोर्ड भी आता है, फोटोग्राफ भी, पोस्टर, मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, नमूने और व्याख्या सहित पुस्तकें भी आती है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं अपन कि निम्न में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। इसमें जो गतिविधि दी हुई है 4 ऑप्शनों में, वो एक ऐसी गतिविधि है जो पर्यावरण संरक्षण यानी पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित नहीं है। वनोन्मूलन, पहला ऑप्शन देखो वनोन्मूलन, बी है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, सी है बृहद पौधरोपण, और डी जलाशयों की सफाई। संरक्षण से संबंधित नहीं है। तो देखो, जलाशयों की सफाई करना भी पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करता है, प्रदूषण मुक्त करता है। बृहद
अधिक से अधिक वृक्षारोपण भी क्या पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करता है। और बी भी है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना भी पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करता है। वनोन्मूलन क्या होता है, वनों की कटाई करना, यानी वनों का कटाई करना। वनोन्मूलन का अर्थ है वनों के क्षेत्रों में पेड़ों को काटना या जलाना। जबकि पर्यावरण संरक्षण में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, वृहद पौधारोपण और जलाशयों की सफाई शामिल है। तो अपना इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला होगा। वृक्षों को ज्यादा काटना वनोन्मूलन नहीं कहला, वो पर्यावरण संरक्षण नहीं कहलाता है। ठीक है, तो अपना ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अब देखो, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक शिक्षा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है। पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक शिक्षा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है। भूमिका निर्वाह, व्याख्यान, वर्णन, विचार गोष्ठी। आंसर दीजिएगा कि पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक शिक्षा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है। कौन सी है पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से, जिसमें सामूहिक चर्चा होती हो, और संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है। देखो, भूमिका निर्वाह में सामूहिक चर्चा नहीं होती है, व्याख्यान में भी सामूहिक, वर्णन में भी नहीं होती है, विचार गोष्ठी होते हैं जो आपस में एक दूसरे को, विचार गोष्ठी होती है, विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, विचारों के अपने अपने विचार रखे जाते हैं, अपनी अपनी राय ली जाती है, दी भी जाती है, विचार गोष्ठी के अंतर्गत आते हैं। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, डी वाला, उसमें आंसर अपना सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला ये प्रश्न बोर्ड पर दिख नहीं रहा है, डी वाला, उसको अपन देखने की कोशिश करते हैं। देखो, क्वेश्चन मैंने दिखा दिया बोर्ड पर, डी वाला ऑप्शन अपना थोड़ा सा बोर्ड के नीचे जा रहा था, वो अपन को सही दिख रहा है। आशा करता हूँ आपकी टेस्ट सीरीज कैसी लग रही, कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंकें अवेलेबल हैं, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये PDF फाइल आपको वहाँ मिल जाएगी विद एक्सप्लेनेशन। या आपको जो बोर्ड करा रहा हूँ वहाँ टाइपिंग फॉर्मेट में, जो मैंने आप बोलता जा रहा हूँ उसको मैंने टाइप फॉर्मेट में टाइप करवा के आपको वहाँ पर अपलोड कर दूंगा। वहाँ से इसको मोबाइल में डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, बाद में रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं इसलिए नहीं निकला रहा समझाना में, जिससे अपनी टेस्ट सीरीज बहुत लंबी चली जाएगी, और मैं जो बोल रहा हूँ इससे अपनी शॉर्ट वीडियो बन जाएगा। अगर मैं यहाँ से बोलना स्टार्ट, लिखाना भी किया, तो ये टेस्ट सीरीज 30 क्वेश्चन अपने 1 घंटे में सॉल्व नहीं होंगे। तो सबसे पहला देखो, 11वां क्वेश्चन पे पहुंच गए थे अपन, और 11वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CC का मुख्य उद्देश्य, ये भी किसका है, शिक्षण शास्त्र, EVS पेडागोजी, यानी पेडागोगी भी बोलते हैं, पर्यावरण शिक्षण शास्त्र बोलते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है। विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। बी ऑप्शन है, विद्यालय में उपस्थित के समय बालक की रुचि का मूल्यांकन करना। और विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के ज्ञान एवं बोध का मूल्यांकन करना। डी ऑप्शन है, बालक में उपस्थिति के समय बालक के कौशलों का मूल्यांकन करना। देखो, इसमें सही सटीक कौन सा आंसर है। इसमें चारों ऑप्शन तो बहुत आंसर सही लग रहे हैं आप लोगों को, चारों भी सही है। कि विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक की रुचि का मूल्यांकन करना चाहिए, ये भी सही है। और विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के ज्ञान एवं बोध का मूल्यांकन भी सही है। और डी ऑप्शन दिया हुआ है, बालक में उपस्थिति के समय बालक के कौशलों का भी मूल्यांकन करना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन अपन एक ऑप्शन ए की तरफ ध्यान देना चाहिए, उसमें क्या लिखा है। देखो, इसमें बी और सी और डी जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये तीनों ऑप्शन किस में समाहित हैं, ए ऑप्शन में समाहित हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं बी सी डी किस में समाहित हैं, ए में समाहित है, एक ही में। तो अपन को तीनों को मिला के किस में समाहित कर दिया गया, एक में। तो वहां पर एक वर्ड क्या दिए गए, आप ऑप्शन को पढ़िएगा, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू, यानी हर पहलू के बारे में मूल्यांकन करना। तो देखो, इसमें हर पक्ष के बारे में। और जो बी दिया हुआ है, एक उसकी रुचि के बारे में दिया है, ज्ञान बोध का पूरा तो नहीं दिया है, इसमें प्रत्येक पहलू का, प्रत्येक मूल्यांकन, प्रत्येक पहलू का एक वर्ड दिया हुआ है। इससे क्या हो गया कि ये ए ऑप्शन अपना सही है, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन ये सही है। तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्योंकि सतत तथा व्यापक मूल्यांकन भारत के स्कूलों में मूल्यांकन के लिए की गई एक
क्या है, एक नीति है जिसे 2009 से क्या किया गया, आरंभ किया गया था। यह मूल्यांकन प्रक्रिया क्या था, राज्य सरकारों को, परीक्षा बोर्डों तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्डों द्वारा शुरू की गई है। इस पद्धति द्वारा कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की एक ऐसी प्रणाली जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल हैं। यह निर्धारण के विकास की प्रक्रिया है जिसमें दोहरे उद्देश्यों, आंतरिक एवं बाह्य बलों पर बाह्य बल दिया जाता है, बाह्य पर बल दिया जाता है। तो अपना इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला इसमें आंसर अपना सही हो जाएगा। इतना अच्छा क्वेश्चन था। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और ये अगर आपको बोर्ड पर नहीं दिख रहा हो तो इसको अपन बड़े भी कर देते हैं। वैसे तो दिख रहा हो आपको, फिर भी अपन इसको, आप देखो आईआईपी का पूर्ण रूप क्या है, आईआईपी का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म बोलते हैं इसको। आईआईपी का फुल फॉर्म क्या है, आईआईपी का पूर्ण रूप क्या है। देखो सबसे पहला ऑप्शन दिया है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोजेक्ट, बी ऑप्शन दिया हुआ है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, सी ऑप्शन दिया हुआ है इंडियन एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोजेक्ट, और डी ऑप्शन दिया हुआ है इंडियन एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम। फुल फॉर्म कौन सा है, इसमें 3 फॉर्म जो गलत दिए हुए हैं। तो देखो अपना सही ऑप्शन दिया हुआ है इंटरनेशनल एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम। इसमें सबसे पहले इंटरनेशनल दिया है और डी में इंडियन दिया हुआ है। तो आई, देखो आईईपी क्या दिया हुआ, आई दिया हुआ है, ई का फुल फॉर्म इंडियन, इसका क्या हो जाएगा इंटरनेशनल, इसका क्या हो जाएगा इंटरनेशनल, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, ठीक है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एजुकेशन, इसे क्या हो जाएगा एजुकेशन, एजुकेशन पीछे हो जाएगा प्रोग्राम, ठीक है, ये फुल फॉर्म हो जाएगा। तो अपना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, अपना बी वाला मैच कर रहा है। और इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम यूनेस्को, यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम। अब चलते हैं अगला प्रश्न है 13 को ध्यान से पढ़ो कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्न में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अवलोकन करना, बी चर्चा करना, सी प्रयोग करना, डी उपचारात्मक शिक्षण करना। देखो ये भी पर्यावरण शिक्षण शास्त्र का क्वेश्चन है और इसको ध्यान से पढ़ो कि पर्यावरण अध्ययन क्या दिया हुआ है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। देखो 4 ऑप्शन दिया है, अवलोकन करना, चर्चा करना, प्रयोग करना, उपचारात्मक शिक्षण करना। कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्न में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो देखो अवलोकन करना चाहिए। जब कोई बच्चा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अपना चल रहा है और पर्यावरण अध्ययन शिक्षण चल रहा है, विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए कितना ग्रहण किया है, कितना प्राप्त किया है, कितना इसकी प्रोग्रेस चल रही है, कितना अपडेट हुआ, कितना अपग्रेड हो रहा है, बच्चा कितना सीख रहा है, तो इस सब चीज़ों को आकलन के लिए अपने अवलोकन भी करना चाहिए और उससे चर्चा भी करना चाहिए और प्रयोग भी करना चाहिए। प्रयोग उसको टेस्ट दे के प्रयोग किया जा सकता है, मतलब पर्यावरण का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि प्रयोग जो एग्जाम में जो अपन टेक्स्ट बुक से जो पढ़ाया जाता है उसको प्रैक्टिकली तौर पर ले जाके भ्रमण तौर पर उसको प्रयोग दिखाना चाहिए। और उपचारात्मक शिक्षण करना तो इसमें सूचक नहीं है। उपचारात्मक तो ये निदान के दौरान आता है, यहाँ निदान की बात नहीं, उपलब्धियों को देखना है, सिर्फ उपचार नहीं करना है। यहाँ पर डी ऑप्शन तो इसलिए कैंसिल हो गया, उपचारात्मक शिक्षण नहीं कराना है, उपचार अभी नहीं करना है, सिर्फ क्या कराना है, उपलब्धि कितनी उपलब्ध किया, कितना प्राप्त किया ज्ञान,
वो सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो अपना कौन सा इसमें डी वाला ऑप्शन नहीं होगा, है ना, डी वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो अगला प्रश्न है अपना कि निम्न में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है। ये भी शिक्षण शास्त्र का, पर्यावरण शिक्षण शास्त्र का क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है। देखो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 3 ऑप्शन इसमें बहुत अच्छे हैं। जो अच्छी शिक्षण की विशेषता है, अच्छे शिक्षण की क्रिया है के बारे में बताया गया है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो अच्छे शिक्षण को नहीं दर्शाता है, नहीं बता रहा है। तो देखो उसमें से 4 ऑप्शनों को देखना है, आपको पहचानना है। तो देखो अच्छा शिक्षण, पहले तो 4 ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, डायरेक्टली पहले ऑप्शन से अपन आंसर नहीं लगा सकते। अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, चलो ये मान लेते हैं, क्रिया आधारित होता है। अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, चलो मान लेते हैं। अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है, चलो इस पर अपन छोड़ देते हैं, इसको देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन को। अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित, निश्चित व उद्देश्य युक्त होता है। देखो डी तो बहुत अच्छा है कि अच्छा शिक्षण कौन सा होता है, सुव्यवस्थित, यानी सही ढंग से अरेंज करके पढ़ाया हुआ, सुव्यवस्थित किया हुआ और निश्चित और उद्देश्यपूर्ण, जिसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए अपना पढ़ाने का। तो ये भी सही है। और अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, ये भी अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता। देखो मूल्य आधारित तो होता है, तो यहाँ पर अपना सी वाला ऑप्शन गलत है। क्या है, अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं दर्शाता है। क्या अच्छे शिक्षण की विशेषता अपना ये सी वाला ऑप्शन नहीं दर्शाता है। तो अच्छे शिक्षण की विशेषताओं में क्या शामिल है, अच्छे शिक्षण की विशेषताओं में देखो ये शामिल है दक्ष बनाना, मार्गदर्शन करना होता है, सहयोग की भावना पैदा करना, प्रजातांत्रिक होना, प्रेरणादायक होना, प्रगतिशील होना और कठिनाइयों का निदान करना, उपचारात्मक होना, आत्मविश्वास जगाना, शिक्षण रुचियों तथा मूल प्रवृत्तियों का विकास करने वाला होना, छात्रों को बंधन मुक्त करने वाला होना चाहिए और समुचित मूल्यांकन करना इत्यादि। ये सारी चीजें क्या अच्छे शिक्षण की विशेषताओं में आती है। तो अपना सही आंसर कौन सा है, इसमें सी वाला आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। अगला प्रश्न न देखो, अगला प्रश्न के बारे में देखो, निम्न में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में शामिल नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें एक ऑप्शन ऐसा है जो पर्यावरण अध्ययन करते हैं उसकी विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया गया। 3 ऑप्शन है जो सम्मिलित किया गया है, लेकिन यह क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उसकी विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया गया है। विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया गया है, वही अपन को आंसर इसमें से ढूंढ के बताना है। तो देखो वन संरक्षण क्या है, वन संरक्षण, क्या वन संरक्षण को पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित किया जाता है। चलो और ऑप्शन को देख लेते हैं, तभी अपन आंसर को सटीक दे पाएंगे। राजनीतिक संरक्षण, जल संरक्षण और मृदा संरक्षण। देखो निम्न में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा कि वन संरक्षण भी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित किया गया, सही है। और जल संरक्षण को भी किया गया है और मृदा संरक्षण को भी विषय वस्तु है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण नहीं सम्मिलित किया गया है। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, बी वाला आंसर, इस विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया गया है। ये विषय वस्तु में अपने क्या किया गया है, सम्मिलित नहीं किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये अपना रहा प्रश्न कि निम्न में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ये भी शिक्षण शास्त्र का क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन है। ये रीट 2017 में आए हुए सारे क्वेश्चन है। जो अपने ये क्वेश्चन आज डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन रीट 2017 में आए हुए क्वेश्चन है। लेवल फर्स्ट पर्यावरण का ईवीएस लेवल फर्स्ट को अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं। और ये अपने जो 15 क्वेश्चन हो गए, 16 वाला क्वेश्चन है। और मैंने बोर्ड पे रेड कलर का मेरे ऊपर इस यहाँ पर देखो लिखा भी है रीट 2017 का, ठीक है। रीट 2017 को मैंने बोर्ड पर भी लिख दिया है। इसके क्वेश्चनों को अपन बहुत डीपली डिस्कशन किया हुआ है और 30 क्वेश्चनों को करेंगे और तो ये लगभग 1 घंटे की क्लास जाएगी। उससे पहले भी मेरी बहुत सारी टेस्ट सीरीज चल रही हैं रीट के लिए, उनको भी आप अटेंड करते रहिएगा। बहुत शॉर्ट फॉर्म में
15 में 15 20 मिनट की हैं, आसानी से आप उनको देख सकते हैं। और सबकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से जितनी भी मैं आपको टेस्ट सीरीज जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारी पीडीएफ फाइल विद सॉल्यूशन के, विद आंसर की के, विदाउट आंसर की के, दोनों टाइप में पीएनजी फॉर्मेट में भी आपको मिल जाएंगे। और मेरा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया हुआ है, डायरेक्ट वहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी आपको फेसबुक ग्रुप एक ऐसा है जहाँ पर पीडीएफ फाइल भी मिल जाती है, और फेसबुक ग्रुप पर पीडीएफ फाइल नहीं मिलती, सिर्फ पीएनजी फाइल, स्लाइड की पीएनजी फाइल में आपको, जेपीजी फाइल भी बोलते हैं उसको, उस फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी। लेकिन उसको सेव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। पीडीएफ फाइल को वहाँ से डाउनलोड करके आसानी से अपन उसको सेव कर सकते हैं। तो देखो 16 वाला क्वेश्चन है, अपन ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं कि लंबी क्लास हो जाएगी, 1 घंटे की लगभग जाएगी। तो निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? आंसर बताइएगा कि निम्न में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? 3 ऐसे नियम हैं जो अधिगम के प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत से संबंधित है, और एक ऐसा है जो संबंधित नहीं है। जो संबंधित नहीं है वही अपन को इसमें से आंसर छांटना है। पहला ऑप्शन है पुनर्वलन का नियम, बी है तत्परता का नियम, सी अभ्यास का नियम, डी प्रभाव का नियम। तो देखिए मनोवैज्ञानिक थांडाइक ने अधिगम से संबंधित 3 नियम दिए थे, 3 नियम प्रस्तुत किए थे। तत्परता का नियम और एक अभ्यास का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम। तो देखो यहां से ये जो नियम दिए हुए हैं, अधिगम के प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो मनोवैज्ञानिक थांडाइक ने प्रस्तुत किए थे, और मनोवैज्ञानिक थांडाइक ने अधिगम के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से संबंधित 3 नियम प्रतिपादित किए थे। पहला नियम था तत्परता का नियम, दूसरा नियम अभ्यास का नियम, तीसरा नियम प्रभाव का नियम। 3 नियम प्रस्तुत किए थे। और थॉर्नडाइक का प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत उद्दीपन अनुक्रिया संबंध पर किस पर है? उद्दीपक अनुक्रिया संबंध पर आधारित है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। तो अपना इसमें आंसर कौन सा है? ये वाला आंसर है कि पुनर्वलन का नियम थॉर्नडाइक ने, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने नहीं दिया था, 3 दिए हुए थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 1938, दूसरा ऑप्शन है 1988, सी ऑप्शन है 1986, डी ऑप्शन है 2017। देखो अपन बहुत स्लो चल रहे हैं और बहुत डिटेल में, जिसको आपको कोई दिक्कत नहीं होगी टेस्ट सीरीज को। और इस तरह से अपने जितने भी रीट के पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आए हैं उनको बारी बारी करके यहाँ पूरी तरह से डिस्कशन करेंगे, और भी डिस्कशन करेंगे और भी सब्जेक्टों की। लेकिन अभी फिलहाल पर्यावरण के डिस्कशन करने जा रहे हैं कि भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम यानी निषेध एवं विनियमन आधारित अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से आंसर बताइएगा। तो देखो कि बाल श्रम यानी निषेध एवं विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में पारित किया गया था, जिसके तहत क्या हुआ था, 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कहीं पर भी कार्य नहीं करवाया जा सकता था। बच्चे को कार्य करवाने पर वो अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया था, और उसको तो 14 साल से नीचे को कहीं भी दुकान या औद्योगिक क्षेत्रों पर, उद्योगों, फैक्ट्रियों में आदियों में, दुकानों पर नहीं किया जा सकता। उसमें कुछ संशोधन नियम भी दिए थे। जब उसकी घर की दुकान हो तो उसमें कुछ हेल्प के रूप में बच्चे को हेल्प ली जा सकती, तो कुछ उसमें और भी अब कुछ रखे हुए थे डिटेल में, उनको अपन नहीं जाना है। अपन ने सिर्फ ये करना है कि भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध विनिमय अधिनियम वर्ष 1986 में किया गया था। ये 14 साल से कम उम्र के किसी बच्चे को कार्य करवाने के लिए बना था, वो उस पर ठीक है अपराध की श्रेणी में माना गया था। तो सी वाला ऑप्शन अपना सही है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम
आयु क्या है। देखो भारत में लड़कियों लड़कियों की विवाह न्यूनतम आयु क्या है, ये तो बहुत सिंपल सा है, आप सब लोग जानते हो इस क्वेश्चन का आंसर के भारत में लड़कियों की कितनी है। भारत में देखो 16 वर्ष, 18 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष में 18 वर्ष, 21 वर्ष में। तो देखो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं कि इसमें 18 वर्ष लड़की की उम्र होनी चाहिए और लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन किसमें बी है अपना। इसलिए लिखने, इसलिए बोर्ड पर अगर लिखते जाएंगे सारी चीजें जो मैं विस्तार से समझा रहा हूँ तो अपनी एक क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शन बी लिख दिया, यानी लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। तो भारतीय कानून के अनुसार बाल विवाह अधिनियम के मुताबिक भारत में शादी के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और लड़की की आयु 21 वर्ष, लड़की की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। भारत में बाल विवाह सदियों से एक बड़ी परेशानी का कारण रहा है। इस समस्या को समाज से दूर करने के लिए ये क्या बनाया गया था, कानून बनाया गया था। और मैंने टेस्ट सीरीजों में ये भी बताया था, आप उसको टेस्ट सीरीज को अटेंड किए थे, कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाल विवाह किस दिन होते हैं, और ये भी बताया था किस जिले में सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं, किस में कम होते हैं। ये सारी भी चीज़ें मैंने वहाँ टेस्ट सीरीज में बता चुका हूँ, टेस्ट सीरीज को अटेंड कीजिएगा। अब 19 क्वेश्चंस देखिएगा। क्वेश्चंस क्या दिए हुआ है कि राजस्थान की बस्त नगरी का नाम क्या है। उदयपुर है, अजमेर है, सीकर है, भीलवाड़ा। राजस्थान की बस्त नगरी का नाम क्या है। राजस्थान की बस्त नगरी भी मैं उस टेस्ट सीरीज में बता चुका हूँ, बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि राजस्थान की बस्त नगरी को किस क्या कहा जाता है, उदयपुर, अजमेर, सीकर या भीलवाड़ा को कहा जाता है। तो वहाँ पर मैं उस टेस्ट सीरीज में भी इस क्वेश्चन को सम्मिलित किया है। वो तो देखो, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर यानी अभ्रक नगरी कहा जाता है। राजस्थान को बस्त की नगरी बोला जाता है, भीलवाड़ा, डी ऑप्शन सही है। और राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है और अभ्रक नगरी भी कहा जाता है और टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभ्रक नगरी भी कहा जाता है, टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। यह मेगा टेक्सटाइल क्लस्टर नामक एक औद्योगिक पार्क भी है। यहाँ पर क्या है, मेगा टेक्सटाइल्स क्लस्टर नामक एक औद्योगिक पार्क भी है। इसके अलावा मेवा टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड, राजस्थान स्पिनिंग एंड विविंग मिल्स लिमिटेड भी यहाँ स्थित है। तो देखो इसमें अपना कौन सा आंसर चला जाएगा, सही आंसर करेक्ट है अपना डी वाला। अब देखो 20 वाला क्वेश्चन देखते जाइएगा। आपको टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को फीडबैक दीजिए, सजेशन दीजिए, जिससे मैं और बेटर से बेटर आपके लिए टेस्ट सीरीज बना सकूं। तो देखो, जो नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम क्या है। ये भी मैंने टेस्ट सीरीज में बहुत डिटेल में बताई हुई है, वहां पर आप अटेंड कर लेते तो ये सारी क्वेश्चंस वहां पर आप अटेंड कर सकते थे। तो नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम क्या है, फॉलिक अम्ल है। फॉलिक अम्ल नहीं है। फॉलिक अम्ल कहाँ यूज किया जाता है, फॉलिक अम्ल अगर अपनी मसूड़ी और छाले यूज हो जाते हैं पेट की खराबी के कारण, पेट को साफ करने के लिए फॉलिक अम्ल उसमें कैप्सूल के फॉर्मेट में अपन को लिया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल भी उसी में यूज होता है। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। और कोकीन और पैथिडीन। तो देखो नियंत्रित करने के लिए पैथिडीन अपना सही आंसर है। प्रयुक्त यानी औषधि कौन सी, पैथिडीन नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने के लिए यूज की जाती है। तो अपना कौन सा आंसर है, डी वाला इसमें आंसर सही है। अब देखो 21 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त ODF राज्य है। ODF राज्य बताइए। ODF यानी ODF राज्य कौन कौन से घोषित किए गए हैं, ये अपन को पता करना है कि निम्न में से कौन से 100% ODF कौन सा राज्य घोषित किया गया है। क्या आंध्र प्रदेश यूज किया गया है, आंध्र प्रदेश को क्या 100% शौचालय मुक्त राज्य घोषित किया गया है, या कौन सा है, असम है, केरल है, या तमिलनाडु है। तो देखो ये आपको सबको पता हुआ है कि केरल एक ऐसा है, केरल, ठीक है, जिसको ODF खुले में शौच मुक्त किया गया है। यानी अपन कह सकते हैं यहाँ भी कोई भी हर घर में शौचालय बनवाई गई है, जिसको OFD बोलते हैं। हर घर में एक शौचालय वहाँ अवेलेबल है, कोई भी घर छूटा हुआ नहीं है और खुले में शौच कोई भी नहीं करता। 100% मुक्त किया गया है इसको, केरल को।
इसको किया गया है केरल को। केरल में खुले शौच जाने के चलन से मुक्त ओडीएफ होने वाला देश का तीसरा राज्य घोषित किया गया है। कौन सा राज्य किया गया है? देश का होने वाला देश का तीसरा राज्य, देश का तीसरा राज्य घोषित किया गया है। इसमें पूर्व हिमाचल प्रदेश और सिक्किम को खुले में शौच किए जाने के चलन से मुक्त राज्य घोषित किया गया था। सबसे पहले पर कौन सा था? पूर्व हिमाचल प्रदेश था। पहले पर पूर्व हिमाचल प्रदेश था, पूर्व हिमाचल प्रदेश था। और दूसरे नंबर पर कौन सा था? सिक्किम था। दूसरे पे कौन सा था? सिक्किम था। और तीसरे नंबर पर क्या था? केरल पे। ऑप्शन में सिर्फ केरल दिया हुआ है ना, केरल दिया हुआ है। तो अपना सी वाला आंसर सही है अपना इसमें। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, कभी कभी यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बन सकता है। मैंने ये पूछा था कि सबसे पहले राज्य देश में अपने इंडिया में कौन सा था जिसको सबसे पहले ओडीएफ क्या बोलते हैं? ओडीएफ, यानी सॉरी बोलने में गलत हो जाता है, ओडीएफ घोषित किया गया। सबसे पहले पूर्व हिमाचल प्रदेश को घोषित किया गया था, उसके बाद फिर सिक्किम को 100% ओडीएफ घोषित किया गया था। फिर तीसरा नंबर था अपना केरल का, जिसको 100% ओडीएफ खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित किया गया था। तो चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में। देखो बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिखा दिए, मैं जब तक इसको इरेज कर देता हूँ। आपको ये मेरे टेस्ट सीरीज बनाने का स्टाइल कैसा लगा? बोर्ड भी आपको क्वेश्चन भी दिख रहे हैं, यहाँ बोर्ड पर समझाता जा रहा हूँ, स्लाइड भी चलती जा रही है, लिखने का समय भी बचता जा रहा है ना। तो कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा, जिससे मैं और भी इससे बेटर से बेटर और कुछ स्टाइलिस्ट और भी बना सकूं, एनिमेशन दे सकूं, जिससे आपकी क्लास रोचक पूर्ण लगे, अच्छी लगे देखने में, आपको रुचि लगे देखने में। लेकिन कंटेंट अच्छा होना चाहिए, क्लास कैसी भी हो, कंटेंट में दम, पढ़ाने की स्टाइल अच्छी होगी तो क्लास लगेगी। यहाँ पर बोर्ड के एनिमेशन कंटेंट ये कुछ देखने से कुछ भी नहीं होता। तो देखो राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या, देखो पॉलिटी में ये सारे क्वेश्चंस मैं करा चुका था, वहाँ पर टेस्ट सीरीज अपनी इस तरह से चल रही थी। 3-4 टॉपिक, आर्ट कल्चर, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर और ईवीएस जिसमें साइंस भी इंक्लूड था। ये सारी चीज़ें अलग अलग करके अपन ने क्वेश्चन को कलेक्शन करके अलग अलग टेस्ट सीरीज चल रही है वहाँ पर। तो राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या क्या है? राजस्थान में राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या कितनी है? 10 है, 25 है, 35 है और 20 है। आप जल्दी से आंसर दीजिएगा। राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या कितनी है? तो अपना देखो आंसर है राजस्थान के सभा संसद, आपने सोच लिया होगा, मैं आंसर बता रहा हूँ कि राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या कितनी है? 10 है। और राज्यसभा में किस राज्य से कितने सांसद होंगे? राज्यसभा में किस राज्य से कितने सांसद होंगे? यह राज्य की जनसंख्या के हिसाब से तय किया जाता है। और राज्यसभा के सदस्य का चुनाव राज्य विधानसभा से चुने हुए विधायक करते हैं। वर्तमान में प्रदेश की राज्यसभा में कुल 10 सीटें हैं। वर्तमान में प्रदेश की राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। ठीक है, तो अपना ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अब देखो नायलॉन का कृत्रिम रेशा है नायलॉन, आर्टिफिशियल नायलॉन, मानव निर्मित। इसका आविष्कार किसने किया? मेल्विन कैल्विन, वॉलेस, कैरोथर्स, रॉबिन हिल, पीटर मिशेल। सही आंसर बताइएगा कि नायलॉन का आविष्कार किसने किया। अभी 7 क्वेश्चन और रह गए हैं। नायलॉन का आविष्कार किसने किया? तो देखो नायलॉन का आविष्कार अमेरिका के डॉक्टर वॉलेस कैरोथर्स ने कब किया था? 1937 में किया था। 1937 में किया था। और ये वैज्ञानिक कहाँ था? अमेरिका का था। शॉर्ट में बता देता हूँ, अमेरिका का था। कौन था? तो बी वाला सबसे पहले तो ऑप्शन बताए थे कि वॉलेस कैरोथर्स ने कब खोज की थी नायलॉन की? 1937 में। कहाँ का रहने वाला था वो? अमेरिका का था। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था? 27 अप्रैल। इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल ले लेते हैं, अगर इससे क्वेश्चन और भी बन जाए। कब हुआ था? 27 अप्रैल को हुआ था। और 1896 में हुआ था। 1896 क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था।
इनका क्या हुआ था, देखो 1937 में इन्होंने खोज की थी, अमेरिका के रहने वाले थे। इनका जन्म 27 अप्रैल 1896 में हुआ था और संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। नायलॉन एक रेशमी थर्मोप्लास्टिक सामग्री होती है जिसे रेशा परतों और अन्य आकारों में ढाला जा सकता है। नायलॉन आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग वस्त्रों, मोजों, पर्दों, दांत के बुरशों को बनाने में किया जाता है। इसको मैंने विस्तार से बता दिया आपको इस तरीके से। ट्वेंटी 24 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है। इसमें 3 ऐसे ऑप्शन दिए हैं जो राजस्थान से संबंधित हैं और एक ऐसा है जो राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो देखो, सबसे पहले तो 4 ऑप्शन को पढ़ के बता देता हूँ। बड़ेश्वर मेला, पुष्कर मेला, खेजड़ली मेला और माघ मेला। तो देखो, राजस्थान में कौन कौन से संबंधित है। राजस्थान में देखो, राजस्थान में बड़ेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है, इससे पहले टेस्ट सीरीज में बता चुका था। और पुष्कर मेला कहाँ लगता है, अजमेर में। देखो, बड़ेश्वर मेला जो लगता है ना, बड़ेश्वर मेला डूंगरपुर में मिलता है। जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, बड़ेश्वर मेला कहाँ पर लगता है, बड़ेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है। कहाँ पर, डूंगरपुर, डूंगरपुर में लगता है। बी ऑप्शन में जो पुष्कर मेला मिलता है वो अजमेर में लगता है। कहाँ पर लगता है, अजमेर में। और खिजड़ी मेला, जो खिजड़ी मेला है वो कहाँ पर लगता है, जोधपुर में। कहाँ पर लगता है, जोधपुर में लगता है। और माघ मेला प्रयाग, उत्तरकाशी और हरिद्वार में मनाया जाता है। माघ मेला कहाँ पर मनाया जाता है, प्रयाग, उत्तरकाशी और हरिद्वार में मनाया जाता है, जो राजस्थान में नहीं आता है। और पद्म पुराण के महात्म्य के अनुसार माघ स्नान से मनुष्य के शरीर में स्थिति उपाताप जलकर भस्म हो जाते हैं। प्रयाग का माघ मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला है। हिंदू पंचांग के अनुसार 14 या 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन माघ महीने में यह मेला आयोजित किया जाता है। नदी या सागर स्नान इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला आंसर सही है। अपना कौन सा आंसर होता है, डी वाला। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा, आपने को पता होगा। तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी, 1920 में, 1856 में, 1853 में, 1959 में। तो देखो, सबसे जल्दी फास्ट आंसर देते हैं। भारत की प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल कब चली थी, 16 अप्रैल 1900। भारत में सबसे पहले गाड़ी 16 अप्रैल 1983 को महाराष्ट्र के मुंबई में क्या हुई थी, महाराष्ट्र के मुंबई में बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे तक चली थी। कहाँ से चली थी, महाराष्ट्र के मुंबई में बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे तक चली थी। इस यात्री गाड़ी में कितने डिब्बे थे, अगर ये पूछा जाए इसमें कितने डिब्बे थे, तो इस यात्री गाड़ी में 14 डिब्बे थे। और भारत में 1848 तक कोई भी रेल पटरी नहीं थी। भारत में 1848 तक कोई रेल पटरी नहीं थी। और रेलवे लाइन बिछाने और भारत में रेल नेटवर्क स्थापित करने का पूरा आइडिया और कंसेप्ट लंदन से लिया गया था। इस रेलगाड़ी की देखरेख का जिम्मा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के ऊपर था, जिसका मुख्यालय बंबई के बेरी बंदर में था, है ना। तो ये अपना सी वाला आंसर, सी सही है। उसको डिटेल में बता भी चुका हूँ, एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ विस्तार से कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1953 को महाराष्ट्र के मुंबई में बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे तक चली थी। इस यात्री गाड़ी में 14 डिब्बे थे और भारत में 1848 तक कोई भी रेल पटरी इस भारत में नहीं थी। और रेलवे लाइन बिछाने का, भारत में रेल नेटवर्क स्थापित करने का आइडिया कहाँ से लिया गया था,
लंदन से लिया गया था, इसका कंसेप्ट लंदन से लिया गया था। और इस रेलगाड़ी को देखरेख का जिम्मा किसके किसके पास दिया गया था? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के ऊपर था, जिसका मुख्यालय कहाँ था? मुंबई में था। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पिसीकल्चर क्या है? उसकी मैं क्लास आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। जितने भी कल्चर पिसीकल्चर सारियों की मैंने वीडियो बना के आपको वहाँ पर अपलोड कर दी गई है। वहाँ पर आप पर्यावरण की टेस्ट सीरीज में देख लेना, वहाँ बहुत डिटेल में दी हुई है। उनमें से एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, पिसीकल्चर क्या है? देखो, मधुमक्खी पालन होता है, मछली पालन होता है, मुर्गी पालन, उपरोक्त में से कोई नहीं। पिसीकल्चर, तो पिसीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी पालन होता है, मछली पालन, मुर्गी पालन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो, मत्स्य पालन का नाम क्या है? पिसीकल्चर भी है। मत्स्य पालन का नाम क्या होता है? पिसीकल्चर होता है। और पिसीकल्चर जिसमें अधिकांश मछलियों का पालन मृदु जल में किया जाता है, क्योंकि मीठे पानी की मछलियों में वसा बहुत कम पाई जाती है। मीठे पानी की मछलियों में वसा क्या होती है? बहुत कम पाई जाती है। इसमें शीघ्र पचने वाला क्या होता है? प्रोटीन होता है। इसमें शीघ्र पचने वाला क्या होता है? प्रोटीन होता है। और ब्रीडिंग, केयरिंग और ट्रांसप्लांटेशन मछलियों का कृत्रिम तरीके से करना क्या कहलाता है? पिसीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? पिसीकल्चर कहलाता है। तो अपना कौन सा ऑप्शन है इसमें? बी वाला, पिसीकल्चर मछली पालन को कहते हैं। ठीक है, इसमें अधिकांश मछलियों का पालन कहाँ किया जाता है? मृदु जल में किया जाता है, क्योंकि मीठे पानी की मछलियों में वसा बहुत कम पाई जाती है। वह इसमें शीघ्र पचने वाला प्रोटीन होता है। अगले प्रश्न चलते हैं कि झामर कोटड़ा खदान प्रसिद्ध है। तांबा, रॉक फॉस्फेट, जिंक, यूरेनियम। जल्दी से आंसर बताइएगा। झामर कोटड़ा खदान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है, या जिंक के लिए बनाने के लिए, यूरेनियम या रॉक फॉस्फेट? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो देखो, राजस्थान के उदयपुर में स्थित, राजस्थान के कहाँ पर? राजस्थान के उदयपुर में स्थित झामर कोटा की खदान है, रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। देश में 35 से 40% रॉक फॉस्फेट के कच्चे उत्पादन की जरूरतें सिर्फ झामर कोटा से पूरी की जाती हैं। और पूरे देश में झामर कोटड़ा में 98% रॉक फॉस्फेट का उत्पादन होता है, जिसका एक अपना प्रसिद्ध है। तो देखो, इससे झामर कोटा की खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। बी वाला ऑप्शन है। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको मैं गलत आंसर बता दिया या गलत समझा दिया, टेलीग्राम चैनल पर आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप बता दीजिएगा, जिससे मैं अपने आगे वाले टेस्ट सीरीज में उसका सुधार कर सकूँ। आपसे भी मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। तो रॉक फॉस्फेट हो जाएगा। और देश में 35 से 40% रॉक फॉस्फेट के कच्चे उत्पादन की जरूरत है सिर्फ झामर कोटड़ा से की जाती है। 98% रॉक फॉस्फेट का उत्पादन भी होता है, जिसका एक अपना महत्व है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक है? कौन सा रोग संक्रामक है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। मधुमेह, हृदयघात, उच्च रक्तचाप और डिप्थीरिया। इसका अगर आपको पूरे डिटेल में वीडियो पढ़ना है, सारी विटामिन बीमारियां क्या होती है, ये सारी चीजें मेरे 2 घंटे की क्लास यूट्यूब पर मैंने अपलोड की हुई है। तो वहाँ पर बहुत डिटेल में बताया, उसकी ऑब्जेक्ट टाइप भी क्वेश्चन की हुई है, बहुत डिटेल में बताया है। रोगों के बारे में, विटामिनों के बारे में सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो उसको आप पढ़ लीजिएगा मेरी क्लास को, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन बहुत डीपली वहाँ पर मिल जाएगा, आप दे पाएंगे। निम्न में कौन सा रोग संक्रामक है? मधुमेह है। देखो, हृदयघात होता है, हृदय क्या एक दूसरे से संपर्क से नहीं फैला जाता, संक्रामक रोग होते हैं, एक दूसरे से संपर्क में आने से जो रोग फैलते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। मधुमेह नहीं है, हृदयघात नहीं है, उच्च रक्तचाप भी नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं तो नहीं है। डिप्थीरिया है। डिप्थीरिया क्या होता है? उग्र संक्रामक रोग है, जो 2 से 10 वर्ष तक की आयु के बालकों में अधिक होता है। जो क्या होता है? डिप्थीरिया कितने साल के बच्चों में होता है? 2 से 10 साल तक के बच्चों की आयु के वालों को होते हैं। तो और यद्यपि सभी आयु वालों को यह रोग हो सकता है। इसका उद्भव काल 2 से लेकर 4 दिन तक का है। रोग प्राय गले में होता है और टॉन्सिल भी आक्रांत होते हैं। सूर्यंत, नासिका, नेत्र तथा बाह्य जनेंद्रिया भी क्या हो जाती है? आक्रांत हो सकती है। ये वास्तव में स्थानिक रोग है, किंतु जीवाणु द्वारा उत्पन्न हुए जीव विष से शरीर में व्याप्त होने से रुधिर विषाक्त के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। और जुड़, अरुचि, सिर
तथा शरीर में पीड़ा आदि जीव के ही परिणाम होते हैं। इनका विशेष हानिकारक प्रभाव हृदय पर पड़ता है। कुछ रोगियों में इनके कारण हृदय विराम से मृत्यु भी क्या हो जाती है। तो डिप्थीरिया है जो संक्रामक रोग नहीं है। कौन सा आंसर है इसमें अपना? डी वाला आंसर सही है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये लगभग 1 घंटे की क्लास होने वाली है कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण HIV से प्रत्यक्ष संबंधित है? HIV से प्रत्यक्ष संबंधित कौन सा है? बिडाल, MP, ISR, एल्सा। देखो एक टेस्ट है, उसका नाम क्या है वो दिया हुआ है। देखो इसमें एक एल्सा का मतलब है कि HIV से प्रत्यक्ष संबंधित है। एल्सा एक टेस्ट होता है। देखो एल्सा का मतलब है एंजाइम लिक्विड इम्यूनोएसो। क्या है? इम्यूनोएसे होता है। और एल्सा टेस्ट का उपयोग मुख्य रूप से एक ऐसे प्रोटीन का पता लगाने के लिए किया जाता है जो ग्लूकोज और पोटेशियम की तरह अणुओं और आयनों का विरोधी होता है। एल्सा टेस्ट के द्वारा क्या किया जाता है? हार्मोन, वायरल एंटीजन जैसे डेंगू बुखार, बैक्टीरियल एंटीजन जैसे टीबी और एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है। डॉक्टर अक्सर किसी जटिल टेस्ट को कराने के दौरान स्थिति पर नजर रखने के लिए क्या करते हैं? एल्सा टेस्ट उपयोग करते हैं। ठीक है ना? तो ये अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? डी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न और लास्ट वाला क्वेश्चन है अपना। और इस समय ये 1 घंटे की क्लास भी हो जाएगी, 1 आध मिनट की। चलिए जल्दी से पास पढ़िए। तो भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? देखो ये भी मैंने टेस्ट सीरीज में बता चुका था और उसमें ये क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया हुआ था कि भारत में पल्स पोलियो टीका कार्यक्रम कब शुरू किया गया था कि 1985 में, 2005 में, 1995, 1990 में। तो देखो भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब किया गया था? पल्स पोलियो टीकाकरण भारत में WHO यानी वैश्विक पोलियो उन्मूलन प्रयास के परिणाम स्वरूप 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण PPI कार्यक्रम आरंभ किया गया। इस कब किया गया था? 1995 में किया गया था। इसके तहत 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो समाप्त होने तक हर वर्ष दिसंबर और जनवरी माह में ओरल पोलियो टीके OPV की 2 खुराक दी जाती हैं। तो भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब किया गया था? 1995। तो देखो पल्स पोलियो टीकाकरण भारत के WHO वैश्विक पोलियो उन्मूलन के प्रयास के परिणाम स्वरूप 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण PIP का कार्यक्रम शुभारंभ किया गया था। सी वाला आंसर है, 1995 में किया गया था। और इस कार्यक्रम के क्या था? 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो समाप्त होने तक हर वर्ष क्या किया था? दिसंबर और जनवरी के माह में ओरल पोलियो टीके यानी OPV की 2 खुराकें दी जाती थी। तो ये अपने 30 क्वेश्चंस हो गए। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट्स में बताइएगा आपको ये टेस्ट सीरीज कैसे लगी, वो भी आप बताइएगा। आपको ये टेस्ट सीरीज कैसे लगी वो भी बताइएगा। और मैं आपके लिए इतनी मेहनत से ये क्लास बताई, इतना विस्तार से बताया, तो आपको इतनी मेहनत से तो आपको एक लाइक, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे और भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर पुश कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा, कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। जैसे मैं क्लास लाइव होता हूँ या अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा। और आप मेरे फेसबुक पेज पर नए हैं तो उसको फॉलो लाइक करना ना भूलिएगा, जिससे वहाँ भी आपको फेसबुक पेज के थ्रू नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और उसकी PDF फाइल अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर उसको PDF फाइल आपको जैसे मेरी क्लास खत्म होती है उसके आधे घंटे या 1 घंटे या तुरंत भी 10-15 मिनट के बाद आपको अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में, रीड के अगले पेपर को सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे अपन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।